गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर का अगला टॉपिक जो होगा उसको पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर का नाम है नेचुरल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। चैप्टर का नाम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, रिसोर्सेज है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है उसका हम वीडियो तैयार कर रहे हैं, जो कि हमारे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। और आप लोग जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उसमें इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग जो कल पढ़े थे उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि ये जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी, यानी कि बनी नीति को जो अपनाया गया था वो नीति क्या थी, तो वो नीति कल पढ़ाए थे। उसके बाद हम ये बताए थे कि हिमालयी यव जो एक पेड़ है यव, वो आज क्या है, संकटग्रस्त हो चुका है। क्योंकि ये जो पेड़ है, ये पेड़ के बारे में कल हम आप लोग को बताए थे और इसके बारे में फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कर देना चाहते हैं कि ये पेड़ जो है ये एक प्रकार से चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है ना, जो कहते हैं हम लोग एक औषधीय पौधा है, यानी मेडिसिनल प्लांट है यव, जो उत्तर और उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले माउंटेन इलाके में ये पाया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी कि ये जो पेड़ है वो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से है ना टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। ये क्या है, टैक्सोल जो है ये उसका जूस टाइप का होता है। जैसे किसी भी पेड़ के पत्तियों से, टहनियों से, जड़ों से, इन सभी चीजों से जूस को निकाला जाता है और उस जूस का प्रयोग मेडिसिन के रूप में कैंसर के इलाज के लिए पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध है। जो भारत में ये पेड़ पाई जाती है और उसका तथा इसे कैंसर है ना, कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली है ना कैंसर औषधि है। यानी कैंसर से लोग बचने के लिए पूरे विश्व भर में ये सबसे ज्यादा दवाई विख्यात है। जो पूरे विश्व के लोग यहाँ से इस तरह के जूस को खरीदते हैं, पेड़ की टहनियों को खरीदते हैं, पत्ते को खरीदते हैं, जड़ों को खरीदते हैं और उससे वो जो जूस निकलता है उसका जो रस जिसको बोलते हैं उससे दवाइयां औषधि बनाते हैं और उस औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अत्यधिक निष्कासन से वनस्पति जात को खतरा पैदा हो गया। यानी इसकी इतनी मात्रा में प्रोडक्शन किया गया, निष्कासन किया गया कि अब ये खतरे में पड़ गया, इसकी प्रजाति खतरे में पड़ गई। अब प्रजाति ही खतरे में पड़ जाए, जब वो ही नहीं रहेगा तो फिर मेडिसिन बनेगा कैसे। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए। अब इतना इसका टहनी काटा गया, जड़ को काट दिया गया कि पूरा का पूरा है ना इसकी प्रजाति ही समाप्त होने के कगार पर चली गई और कितने पेड़ क्या हो गए, सूख गए। तो इस तरह से यव के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि ये एक ऐसा पौधा है, मेडिसिनल प्लांट है, जो कि बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि मान लीजिए भारत में कैंसर का देख लीजिए कितने लोग मरीज हो गए। पूरे विश्व में कैंसर ये एक ऐसा एक जो लाइलाज कहा जाता है कि ये बीमारी है, लेकिन इस बीमारी से भी बचने के लिए इसका भी औषधि निकल गया। भारत
है ना, कहा जाता है कि ऋषि मुनियों का देश है और यहाँ पर खास तौर से है ना मसालों और जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध देश है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना, अखेटन, पर्यावरण प्रदूषण और विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल है। यानी भारत में जो जैव विविधता है इसको कम करने में सबसे बड़ी भूमिका है कि वनों का कटाव हुआ। तो वनों के कटाव के कारण बहुत सारी प्रजातियां क्या हो गई, समाप्त हो गई, उनका शिकार हो गया। कुछ लोग वनों के कटने के कारण स्वतः क्या हो गए, डिकम्पोज, यानी वो डेथ कर गए, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी धीरे धीरे प्रजाति ही समाप्त हो गई। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। बहुत सारे कारण हैं, ये इंपॉर्टेंट कारण हो गया कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो एक समान उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे वनीय इलाका है तो पूरे भारत में वनों का समान रूप से वितरण नहीं हुआ है, तो ये संसाधनों का अगर समान रूप से वितरण हुआ रहता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। फिर आखेटन है ना, यानी लोग अपने भोजन की तलाश में घूमते हैं, जहां जिसको जो मिल गया उसका भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और फिर कहता है कि उनका असमान रूप से उपभोग करना, यानी सब लोग उसको समान रूप से उपभोग भी नहीं करते हैं, यानी यूटिलाइज एक समान सब लोग नहीं करता है। कुछ लोग समाज में ऐसे लालची होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा उसका यूटिलाइज करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कम नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक जिम्मेवारी है जिस जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। तो लालच बस में हम अपने स्वार्थ के बस में पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट सीधे हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। उसका असर सीधे ह्यूमन किंगडम, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पर ही पड़ता है। यानी पृथ्वी के सरफेस पर जो भी लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर ये पर्यावरण का या तो पॉजिटिव या निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। शुरू में आप लोगों को बताए थे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा कारक फैक्टर जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट है, जनसंख्या में विकास है, जनसंख्या वृद्धि दर में जनसंख्या में वृद्धि है। ये अगर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे हमारी जरूरतें बढ़ेंगी, लेकिन हमारा जो संसाधन है वो सीमित है और उन संसाधनों में से डेली बाय डेली हम लोग क्या कर दिन प्रतिदिन उसको कम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, वो कम होता है। तो निश्चित तौर पे जनसंख्या इसका मुख्य कारण बनता है। साथ ही साथ एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज्यादा है। कहता है कि ये सोमाली एक देश का नाम है, वहां के नागरिकों से अमेरिका के लोगों का जो जरूरत है वो 40 गुना ज्यादा है। निश्चित तौर पे अमेरिका के लोग ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि ये क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है, यहां के 5% लोग है ना, 25% जो 5% अमीर लोग हैं वो 25% गरीब लोगों की तुलना में ज्यादा संसाधनों का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसके कारण वो लोग 25 गुना क्या करते हैं, पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में उनका 25 गुना सहयोग होता है। निश्चित तौर पे जो भी गरीब आदमी होता है वो जितना में होता है उतना में ये जरूर सोचता है कि हम थोड़ा पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि उसके पास ये सोचने की क्षमता होती है, क्योंकि उस स्तर तक वह नहीं सोच सकता है जिससे कोई ज्यादा से ज्यादा, वो सोचता है कि मुझे दाल रोटी मिल जाए, तो उसके चक्कर में रहता है। अमीर लोग क्या करते हैं, वो उनको लग्जरियस गाड़ी चाहिए, नहीं घूमने के लिए सारी सुविधा चाहिए, हर चीज की सुविधा उनके पास होनी चाहिए, मेहनत नहीं होना चाहिए,
तो वो बात नहीं होती है। तथा इन, है ना, 5% लोगों की पर्यावरण रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये लोग पर्यावरण के रख रखाव की बात कहां से सोचेंगे? ये तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनके पास जितनी भी जानकारी है वो अब अपने लालच बस में पड़ के वो पर्यावरण के हित की बात ना सोच करके पर्यावरण के अहित की बात सोचना शुरू कर देते हैं। प्रश्न यह है कि कौन, कहां, क्या, है ना, क्या, कहां से और कितना उपभोग कर रहा है। यानी आप जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का कौन लोग, क्या, कितना और कहां से ये प्रयोग कर रहे हैं भाई, उपभोग कर रहे हैं, तो ये जानकारी होनी चाहिए। तब ना उस पे अंकुश लगाने की भी बात, अगर कानून बनाने की बात आएगी तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि कौन लोग कर रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग कर रहे हैं, है ना, कहां से कर रहे हैं। तो ये जानकारी होगी, डाटा तैयार होगा, सर्वे होगा, और उसमें भी सर्वे में जनरल सर्वे करना होगा, पार्टिकुलर सर्वे करने से पता नहीं चलेगा। आम पब्लिक के बीच में जाकर के ये सर्वे करना होगा, मार्केट में जाना होगा, बाजारों में जाना होगा, नहीं सड़कों पे जाना होगा, तब जाकर के पता चलेगा। या डोर टू डोर सर्वे किया जाए, है ना, होल्डिंग के अनुसार प्रत्येक होल्डिंग को टच किया जाए और तब जाकर के ये पता चलेगा कि कितने प्रतिशत अमीर लोग इस पर्यावरण को कहां से, है ना, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है। ये वन और वन्य जीवन, जीव का नुकसान ये केवल जीव विज्ञान का ही विषय नहीं है। जैव संसाधन का विनाश यानी जो बायोलॉजिकल, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनका विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। यानी जैसे जैसे हमारी संस्कृतियां समाप्त होंगी वैसे वैसे ये इन जानवरों का, इन जीवों का और इन वनों का भी विनाश होगा। जब हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, जब अपने संस्कार को भूल जाएंगे, जब हम अपने शिष्टाचार को भूल जाएंगे, बड़े छोटों का, है ना, कैसे बात करना है ना, बड़े का आदर भूल जाएंगे, छोटे का प्यार भूल जाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये इसके साथ ही हमारा विनाश यानी कि हमारे पर्यावरण का विनाश यानी वन का विनाश और वन्य जीवों का विनाश प्रारंभ हो जाएगा। इससे ये जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से रिलेटेड है। कहता है कि जैव, है ना, यानी कि बायोटिक जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्भर होते जा रहे हैं। कहता है कि जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय, है ना, निर्धन होते जा रहे हैं। यानी जो लोग इस पर निर्भर होते थे, जिनका सब कुछ वहां से चलता था, वनों से चलता था, वो अब क्या होंगे? वो निर्धन होते जा रहे हैं, यानी गरीब होते जा रहे हैं, पॉवर्टी की सूची में जा रहे हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए। यानी निर्धनता का कारण यह भी है और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। यानी इकोनॉमिकल कंडीशन उनका एकदम खराब हो गया है, अब वो जीने के लायक नहीं रह गए हैं जिससे कि उनका भरण पोषण हो सके। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवन पर निर्भर है। यानी कि वो किस चीज पे निर्भर है? इन सारी चीजों के लिए वो लोग वनों पर ही डिपेंड होते थे और ये वन्य इलाका क्या हो गया? समाप्त होते जा रहा है। नतीजा क्या होगा? अब वो गरीब हो जाएंगे, ना उनको भोजन मिलेगा, ना ही वह अपने औषधि को बचा पाएंगे, ना ही उनका जीवन बच पाएगा। जब ये मिलेगा ही नहीं, उनको भोजन ही नहीं मिलेगा, तो कैसे जीवित रहेंगे? उनकी जीवंतता समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जीवंतता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। गरीब वर्ग में महिलाएं पुरुषों की तुलना में, है ना, अधिक प्रभावित है। पुरुष तो थोड़ा ठीक है, लेकिन महिलाओं में निर्धनता ज्यादा देखा गया है। महिलाएं कुपोषण की शिकार ज्यादा होती हुई नजर आती हैं,
क्योंकि दिन भर महिलाएं काम करती हैं, फिर भी उनके लिए कोई धन्यवाद नहीं होता है। लेकिन पुरुष 10 रुपया कमा कर अगर लाता है तो उसके लिए उसको बहुत बड़ा धन्यवाद मिलता है, जबकि महिलाओं को कोई धन्यवाद नहीं मिलता है। जबकि एक पुरुषों की अपेक्षा घर में रहने वाली महिलाएं जितनी जिम्मेवारियों को समझती हैं, वो लोग उस जिम्मेवारियों को नहीं निभा पाते हैं पुरुष। तो इस तरह से देखा जाता है कि महिला भी हाशिए पर है, पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा हाशिए पर है, क्योंकि उनके पास पहले जो संसाधन उपलब्ध होता था वो संसाधन रिसोर्सेज उनके पास अब उपलब्ध नहीं है।